इस क्लास से आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इनकम टैक्स के कंसेप्ट क्या हैं, इनकम टैक्स में टाइप ऑफ टैक्स पेयर क्या है, स्लैब क्या है हमारे, ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, टैक्स रिजीम क्या है हमारा, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है इनकम टैक्स में वो क्या है हमारी, ठीक है। तो एक ब्रीफ जो अंडरस्टैंडिंग थी इनकम टैक्स की, अगर किसी को इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है, जैसे बहुत सारे पर्सन है जो कि बीए पास आउट है, इनकम टैक्स का उनका एबीसीडी भी उनको नहीं पता, तो दिस इज वाज द क्लास फॉर दोज पर्सन ऑल्सो जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है, या वो पर्सन जिन्होंने अभी इनकम टैक्स कभी पढ़ा ही नहीं है और वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या इनकम टैक्स की प्रैक्टिस एज ए टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम करना चाहते हैं। तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूं आप लोग को। आज मेरा नाम सीएमए गौरव कुमार है, मैं एक फेलो मेंबर हूं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। मैं 2012 से प्रैक्टिस में हूं और मेरा प्रैक्टिस एरिया इनकम टैक्स, जीएसटी आने के बाद जीएसटी, आरओसी, ठीक है, और ट्रेडमार्क रहा है। इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में हम दिल्ली बेस्ड फॉर्म है और यहाँ पे हमारे पास करीबन 250 से 300 क्लाइंट्स हैं जिनका हम कंप्लाइंस वर्क हैंडल करते हैं। तो जो आपकी क्लास है वो इनकम टैक्स एंड टीडीएस मास्टर कोर्स की है। तो इस कोर्स में हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, अपना इनकम टैक्स भी डिस्कस होगा और साथ साथ में हमारा टीडीएस भी डिस्कस होगा, ठीक है। तो जब इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, टीडीएस के प्रोविजन जब हम टीडीएस की क्लास लेंगे तो हम टीडीएस के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को पता ही है, हमारा सिलेबस क्या रहेगा इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स के अंदर हम सबसे पहले तो बेसिक से शुरू करेंगे, इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे, ऑल टाइप ऑफ हेड्स जो भी है इनकम टैक्स के 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स के में क्या क्या होता है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या हैं। फिर हम इनकम टैक्स पोर्टल को समझेंगे कि इनकम टैक्स ने जो हमारा पोर्टल हमें दिया है, ठीक है, ये इनकम टैक्स ने जो हमारे पोर्टल दिया है, इस पोर्टल में कौन कौन से फीचर्स हैं और इन फीचर्स का कौन कौन सा यूज करना है। यानी कि इनकम टैक्स पोर्टल को आप एक्सप्लोर करोगे और जो ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन किस लिए यूज होता है, ठीक है। और जब हम कस्टमर का पोर्टल लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है, तो कस्टमर के लॉगिन पोर्टल यानी कि इनकम टैक्स के पोर्टल के लॉगिन के बाद इनकम टैक्स ने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सारा कुछ आपको इस कोर्स में एक तो पोर्टल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर पोर्टल इन्फॉर्मेशन के बाद हम आईटीआर्स की फाइलिंग्स को सीखेंगे, ठीक है। आईटीआर्स की फाइलिंग में ऑल टाइप ऑफ आईटीआर जो हमारे हैं, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 तक, ठीक है। ईच आईटीआर में हम अपने क्लाइंट्स का इंफॉर्मेशन के थ्रू जो आईटीआर हमें एक्चुअली फाइल करनी है, आईटीआर का ही टाइम है, जुलाई मंथ में अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जुलाई मंथ से आईटीआर फाइलिंग शुरू हो जाती है। तो अपने क्लाइंट्स की रियल डेट इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कंप्यूटेशन पहले कैसे प्रिपेयर करना है, कंप्यूटेशन के बाद जब अपने टैक्स लाइबिलिटी को आप प्रिपेयर कर लोगे तो टैक्स की लाइबिलिटी पे कैसे करनी है, और फिर आपको अपना आईटीआर कैसे फाइल करना है, ठीक है, क्लियर है। आईटीआर फाइल करने के बाद एक आईटीआर हमारा आईटीआर यू भी है, ठीक है, अपडेटेड रिटर्न, जो कि हमारा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो उस आईटीआर को भी हम समझेंगे कि आईटीआर यू क्या है और उससे हम कैसे फाइल करते हैं। तो पूरा क्लास पहले इनकम टैक्स में भी होगा और बीच बीच में हम जैसे 2 क्लासेस हमने इनकम टैक्स की ली तो एक क्लास हम टीडीएस के ऊपर लेंगे, ताकि ये दोनों क्लास सेगमेंट जो है साइमल्टेनियसली हमारा चलता रहेगा, ठीक है। हम इनकम बेस्ड टैक्स भी सीखते रहेंगे और साथ साथ में टीडीएस की फाइलिंग भी सीखते रहेंगे। गवर्नमेंट ने में जो पोर्टल्स दे रखे हैं, काफी सारा पोर्टल दे रखा है। एक तो हमारा इनकम टैक्स पोर्टल है, दूसरा हमारा इनकम टीडीएस का पोर्टल है। तो टीडीएस का जो पोर्टल है वो ये होता है ट्रेसेस, ठीक है। यहाँ इस पोर्टल के थ्रू हम टीडीएस के रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है। इस पोर्टल के थ्रू हम टीडीएस रिलेटेड वर्क करते हैं, जहाँ पे जब हम टीडीएस किसी पर्सन का डिडक्ट कर रहे होते हैं तो उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से देनी होती है, सर्टिफिकेट्स वगैरह यहीं से डाउनलोड होता है। बट रिटर्न जब आप फाइल करते हो टीडीएस की, तो टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग हम इनकम टैक्स के पोर्टल से करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन का सॉफ्टवेयर अलग है टीडीएस का, और इसका बाकी काम का जो पोर्टल है वो ट्रेसेस है, जहां से हम करेक्शन रिवीजन से रिलेटेड, कॉन्सो फाइल से रिलेटेड और टीडीएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, चालान से रिलेटेड काफी सारी चीजों को करते हैं, और डिमांड्स वगैरह कोई आ रखी है, सब चीजों का बेसिकली काम करते हैं। तो ट्रेसेस हमारा कंप्लीटली टीडीएस से रिलेटेड है, और इनकम टैक्स हमारा इनकम टैक्स और किससे रिलेटेड है, साथ साथ में इनकम टैक्स और
टीडीएस दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, अब चूंकि हम क्लास ले रहे हैं इनकम टैक्स मास्टर क्लास है, मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, उनको बहुत बेसिक नॉलेज है और थोड़ी बहुत नॉलेज है इनकम टैक्स की, या बेसिक नॉलेज है थोड़ी बहुत नॉलेज है। ठीक है, और यहाँ पे वो प्रैक्टिकल चीजें सीखने आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब चीजें हम सीखते हैं तो प्रैक्टिकल से के साथ साथ हमारा लीगल एस्पेक्ट जो प्रोविजन है प्रैक्टिकल से रिलेटेड वो भी काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, तो हम जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हमें समझना चाहिए, उसे भी हम साथ साथ में सीखते रहेंगे। तो ईच क्लासेस में हम दोनों चीज कवर करने वाले हैं। क्या क्या कवर कर रहे हैं हम? लीगल एस्पेक्ट भी कवर करेंगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी देखेंगे। समझ गए? क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक से। आज मैं आपको सिखाऊंगा सबसे बेसिक इनकम टैक्स की इनकम टैक्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो एक पीपीटी के थ्रू हम इसको समझेंगे इनकम टैक्स को, कि इनकम टैक्स क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग टू इनकम टैक्स इन इंडिया। ठीक है, तो इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। ठीक है, यानी कि जो इनकम टैक्स है वो कौन चार्ज करता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल टैक्स, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं हमें कौन चार्ज कर रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनकम टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज ऑन द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द इंडिविजुअल एंड बिजनेस। यानी कि इस लाइन से क्लियर हो गया कि जो भी इनकम हम एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न करेंगे उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जिस टैक्स का नाम है इनकम टैक्स। और वो टैक्स हम किसे देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है वाइट टैक्स। टैक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? ठीक है, तो टैक्स आर द सोर्सेस फॉर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स जो है वो मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू का, और इसी रेवेन्यू के थ्रू गवर्नमेंट यूटिलाइज दिस रेवेन्यू फॉर द डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, providing healthcare, education, subsidy to the farmer, agriculture, poor sectors and in other government welfare schemes। ठीक है, तो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू है। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, और इसी सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू जब वो इसको इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उस पर वो खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, डिफेंस में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सब्सिडी प्रोवाइड करने में किसको? फार्मर को और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। ठीक है, और अदर जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें वो खर्च करती है। ठीक है, अब टाइप ऑफ टैक्स क्या होता है? कितने तरीके के टैक्स होते हैं हमारे? ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप ऑफ टैक्स है, वो दो तरीके का टैक्स है। ठीक है, टैक्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स and indirect tax forms of taxes, tax levies directly on the income earned is called as a direct tax। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स कौन है, किस पे लेवी होता है? वो इनकम, डायरेक्टली इनकम पे लेवी होता है, इसलिए उसका नाम डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, और जीएसटी क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको आप इस तरह से मैं समझ सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई सिंपल से अगर लॉजिक पूछे तो बता देना। टैक्स जो इनकम अर्न कर रहा है वही डिपॉजिट भी कर रहा है टैक्स को। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जीएसटी की लायबिलिटी बियर कर रहा है वो उसको डिपॉजिट नहीं कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं उस पर, लेकिन उसका डिपॉजिट हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं कर रहे हैं। वो डिपॉजिट कौन करता है? वो डिपॉजिट बिजनेसमैन करता है, जिसको हमने वो टैक्स दिया है। ठीक है, कि भैया आप मेरे बिहाफ पे डिपॉजिट कराओ, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। वो इनकम पे नहीं लग रहा, वो सेल्स एंड गुड्स पे लग रहा है और गवर्नमेंट्स को इनडायरेक्टली जा रहा है, इसलिए उसका नाम क्या रखा? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करें, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, ठीक है, एज इनकम टैक्स और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स।
सारे बोलते हो भाई कंपनी पे इनकम टैक्स लगेगा, कंपनी पे इनकम टैक्स नहीं लगता, कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, ठीक है। इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं उसे लगता है इनकम टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स हैज बीन ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज ए इनकम टैक्स एंड द कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? दिस इज अ टैक्स ऑन, दिस इज अ टैक्स एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनी टैक्स पेयर अदर देन द कंपनी पे ऑन द इनकम रिसीव्ड, ठीक है। तो इनकम टैक्स कौन पे करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन, एक एचयूएफ और एनी पर्सन अदर देन द कंपनीज, ठीक है। द लॉ प्रिस्क्राइब द रेट एट विच सच इनकम शुड बी टैक्स, और इनके लिए हर साल गवर्नमेंट एक रेट प्रिस्क्राइब करती है कि आपके इनकम पे कितना हम टैक्स चार्ज करेंगे, उसका रेट क्या होगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। दिस इज अ टैक्स दैट कंपनी पे ऑन द प्रॉफिट दे मेक फ्रॉम देयर बिजनेसेस, ठीक है। तो कंपनी को किस पे टैक्स लग रहा है जी? प्रॉफिट पे। कंपनी ने टोटल सेल परचेज किया, सर्विस रेंडर किया, जो भी कुछ कमाया उसमें से अपना सारा खर्चा निकाल दिया कंपनी का, और जो प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट पे क्या वो पे करते हैं? तो कॉर्पोरेट टैक्स। दिस इज अ टैक्स दैट द कंपनी पे ऑन द प्रॉफिट दे मेक फ्रॉम देयर बिजनेसेस। Here again, a specific rate of tax for the corporated has been prescribed by the income tax law of India, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट टैक्स के रेट अलग अलग दे रखे होते हैं, इनकम टैक्स ने दे रखे हैं कि इस टर्न ओवर के ऊपर जितनी भी कंपनीज का प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उनको अपना इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। जैसे 50 करोड़ से नीचे है, स्मॉल में आता है तो आपको ठीक है, स्मॉल स्मॉल में आती आपकी कंपनी आती है तो वहां पे 26% है, ऊपर जाओगे तो 30% है। वो हम टैक्स रेट अलग डिफाइन किया हमने, बताऊंगा। ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स भी आपको समझना है। तो डायरेक्ट टैक्स में भी, इनकम टैक्स में दो चीजें हैं, एक इनकम टैक्स है और एक दूसरा क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स जो लेवी होता है वो लेवी होता है इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे और साथ साथ में एनी अदर पर्सन जो कि कंपनी के कैटेगरी में नहीं आता। और कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है? जो कंपनी के कैटेगरी में आता है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, लिमिटेड कंपनी हो गया, कोई एलएलपी हो गई, कोई पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, उनके केस में हमारा क्या लगेगा? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ जी, चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाइप ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है, टैक्स पेयर अंडर द इनकम टैक्स। टैक्स पेयर कितने तरीके के होते हैं इनकम टैक्स में, ठीक है, जो टैक्स को पे करते हैं। द इनकम टैक्स हैज क्लासिफाइड द टैक्स पेयर इन वेरियस कैटेगरी, डिफरेंट रूल्स अप्लाई फॉर द डिफरेंट टैक्स पेयर, ठीक है। जो टैक्स पेयर होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है और उसको उसके लिए उनके अकॉर्डिंग ही उनका रूल बनाया गया है। तो टाइप ऑफ टैक्स पेयर आर कैटेगराइज्ड बिलो। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकेंड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड इज फर्म, फोर्थ इज कंपनीज, फिफ्थ इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सिक्स्थ इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सेवन इज लोकल अथॉरिटी, ठीक है। और एट्थ वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें तो इंडिविजुअल क्या है? हम आप जैसे लोग जो नेचुरल पर्सन है वो इंडिविजुअल है। कोई हमने एचयूएफ क्रिएट किया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर है जो अभी डिवाइडेड नहीं हुई है, उनकी कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उससे कोई इनकम आ रहा है, तो क्या करते हैं उसके लिए वो सेपरेट एचयूएफ क्रिएट कर लेते हैं, तो वो एचयूएफ के अंदर आता है, तो एचयूएफ के लॉ लगते हैं। फिर फॉर्म्स, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी, कोई कंपनी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई ओपीसी कंपनी, कोई लिमिटेड कंपनी, कोई निधि कंपनी, कोई प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं उनपे कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई आपने सोसाइटी बनाई है, ठीक है, आपने कोई एसोसिएशन बनाया है, कोई रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन बनाया है, कोई सोसाइटी बनाई है, कोई आपने इस तरह से कुछ भी फॉर्म किया है, तो वहां पर हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन लगता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल कोई अथॉरिटी है जैसे एमसीडी है, ठीक है, या फिर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या लोकल कोई बॉडी है तो लोकल अथॉरिटी है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इतने तरह के हमारे कैटेगरी हैं जो कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ने कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पर्सन, उन्होंने इस तरह की पर्सन को कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ इंडिविजुअल, टाइप ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर। अब इनकम टैक्स ने जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है
जो हम सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर, तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर को भी उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है उनके इनकम के बेस पे, उनकी एज के बेस पे, ठीक है, उनके टाइप ऑफ रेजिडेंट्स के बेस पे कि वो एनआरआई है, इंडियन रेजिडेंट्स है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स है। तो जो उनका कैटेगरी है उसके सबसे पहले हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करते हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करने के बाद फिर उनके इनकम बेस पे हम उसकी इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले काम आपका क्या, जैसे इसमें दिखा बोला गया है कि इंडिविजुअल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट। ठीक है, दो कैटेगरी में इंडिविजुअल को क्लासिफाई हम करते हैं, रेजिडेंट्स इंडिविजुअल और नॉन रेजिडेंट्स इंडिविजुअल। ठीक है, रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स आर लाइबल टू पे टैक्सेस ऑन देयर ग्लोबल इनकम इन इंडिया। जो भी रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स हैं, जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल की क्राइटेरिया को पूरा करता है, ठीक है, वो उस पे अगर वो रेजिडेंस की क्राइटेरिया को पूरा करता है और वो कैटेगरी रेजिडेंट इंडिविजुअल के में आता है, तो उसने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी पैसा कमाया है उस पे उसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, जो रूल्स है, दैट इज द इनकम अर्नड इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, तो ग्लोबल मतलब हो गया कि जो इनकम वो इंडिया में अर्न कर रहा है प्लस जो इनकम वो आउटसाइड इंडिया अर्न कर रहा है, उन दोनों को इनकम को कंबाइंड इनकम बना के हम यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। बस यहाँ पे एक चीज आती है कि कुछ कंट्री के साथ हमारा डीटीए एग्रीमेंट होता है, डबल टैक्सेशन एविडेंस एग्रीमेंट, क्या वो वहां पे भी लग गया हमारा इनकम टैक्स और यहाँ भी लग गया, तो वहां पे उसकी प्रोविजंस को फिर डीटीए के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। वेयर एज दोज हु क्वालिफाई एज ए नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, तो जिनका क्वालिफिकेशन नॉन रेजिडेंट्स का आया, नीड टू पे टैक्सेस ओनली ऑन इनकम अर्नड और अक्यूर्ड इन इंडिया। तो अगर आप एनआरआई की कैटेगरी में हो, नॉन रेजिडेंट्स की कैटेगरी में हो, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, तो आपने जो पैसा इंडिया में कमाया है, ठीक है, उस पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो इनकम बाहर कमाई है उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है अपना कि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हो या नॉर्मल रेजिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हो। ठीक है, ये रेजिडेंस का जो आप स्टेटस है कि वो रेजिडेंस है, नॉन रेजिडेंस है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, उसके लिए हम एक नेक्स्ट सेपरेट क्लास लेंगे जिसमें हम उस कैटेगरी को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए क्या इनकम टैक्स में लॉ है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, the residential status has to be determined separately for the taxpayer purpose for every financial year on the basis of individual tenure of stay in India, जो कि मैंने बताया स्टे और टेन्योर के अकॉर्डिंग होता है ये। ठीक है, रेजिडेंस इंडिविजुअल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बिलो मेंशन कैटेगरी फॉर द टैक्स पेयर। अब ये जो स्टेटस आपने निकाला है, रेजिडेंस हो या नॉन रेजिडेंस है, एक तो एवरी ईयर कैलकुलेट होगा उनके टेन्योर के अकॉर्डिंग, कितने दिन वो इंडिया में रह रहे हैं, साथ में अगर जो आपने कैटेगरी निकाली है उसमें भी उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको डिफाइन कर दिया कि इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर ऑफ एज, वो इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर से कम है, इंडिविजुअल एज मोर देन 60 बट लेस देन 80, यानी कि जिनकी एज 61 से ज्यादा है, 80 ईयर से कम है, और इंडिविजुअल 80 या 80 ईयर से कम है। ठीक है, और इंडिविजुअल एज मोर देन 80 ईयर्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल को दो कैटेगरी में डाला, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, फिर रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस को तीन कैटेगरी में डाला उन्होंने इनकम टैक्स ने, कि एक की एज 60 ईयर से नीचे है, 60 से लेके 80 के बीच में है, 61 और 80 के बीच में है, और तीसरा 80 एंड अबव है। ठीक है, अब जब हम टैक्स पेयर की बात करते हैं कि इंडिविजुअल है, उनका टैक्स कैसे डिफाइन करेंगे, या कंपनी है उनका टैक्स कैसे डिफाइन करेंगे, और कैसे हम टोटल इनकम को क्लब करेंगे, इनकम का सोर्स क्या होता है, मतलब हम इनकम को किस हेड में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम टैक्स लॉ कहता है कि इनकम टैक्स में हमने सोर्स ऑफ इनकम बनाया है। ठीक है, हमने सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स को कैटेगराइज किया है। ठीक है, इनकम टैक्स लॉ ब्रेक डाउन इनकम इनटू 5 मेन हेड्स। ठीक है, टोटल इनकम को, आपकी टोटल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, और इनकम को उन्होंने 5 हेड में डिफाइन किया है। अब वो 5 हेड कौन कौन से हैं उसको समझ लो। ठीक है, 5 हेड में अगर बात करो तो सबसे पहला जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी,
तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में हम किसे लेंगे? तो इनकम फ्रॉम सैलरी मींस इनकम अर्न फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड ऑफ इनकम। तो जो सैलरीड पर्सन है उनकी इनकम भी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, और सैलरी के बाद जब वो पेंशन अर्न करते हैं तो भी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाती है। ठीक है, तो वो पेंशन इनकम भी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आता है। फिर बात नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो हाउस प्रॉपर्टी आपने ऑन किया है और उसके लेट आउट से, ठीक है, उसके लेट आउट से अगर आप कुछ इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है, वो इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इनकम अर्न फ्रॉम रेंटिंग अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड ऑफ इनकम। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ये नहीं कि हाउस प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया इनकम हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है और लेट आउट से आपने रेंटल इनकम अर्न की है तो दैट इज कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो लेट आउट प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, ठीक है, और एनी अदर नेचर की हो सकती है। सिंपल, यू आर अर्निंग अ रेंट और लीज रेंट इज नो इज कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, नाउ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, थर्ड है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सरप्लस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट सच एज म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, हाउस प्रॉपर्टी ईटीसी इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड ऑफ इनकम। अब यहाँ पे जो आप इनकम अर्न कर रहे हो सेल से, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी आपने सरप्लस इनकम अपनी इनकम अर्न की, उससे कुछ कमाया, आपने इनकम अर्न किया, उससे कुछ कमाया, क्या कमाया, और उसको उस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट को आपने फ्यूचर में जब सेल किया तो उस सेल से जो आपको प्रोसीड मिला है उस पे जो आपने गेन गेन एक्चुअली रेज किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन। ठीक है, अगर हम यहां पे मैं आपको छोटा सा समझा दूं, अगर हम शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, हमारा बिजनेस है शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करना, तो वो मेरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं है, वो मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक है, लेकिन मैं एक सैलरीड पर्सन हूं या मैं एक बिजनेस रन करता हूं, उससे जो मैंने प्रॉफिट या इनकम अर्न किया है उस पैसे को मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, कोई शेयर परचेज किया है, ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड परचेज किया है, उसको कुछ फ्यूचर टाइम के बाद मैंने उसे बेच दिया, उसको बेचकर मुझे जो प्रॉफिट मिला है उससे उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। उससे उसको बेच के मुझे जो गेन रिसीव हुआ है यानी कि मेरी इनकम इंक्रीज हुई है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी, हाउस प्रॉपर्टी मैंने कोई हाउस ले रखा था, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, लैंड हो, कुछ भी ले रखा था, उसे मैंने आज की डेट में सेल किया है, तो सेल से मुझे जो गेन हुआ है, ठीक है, गेन गेन का मतलब होता है परचेज माइनस सेल माइनस परचेज प्लस इंप्रूवमेंट, कोई भी इंप्रूवमेंट करिए, वो सारा कुछ करने के बाद जो मुझे गेन हुआ है उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम, उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी में जो रेंटल इनकम आ रही है उसे बोलते हैं हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी के सेल परचेज से मुझे अगर कोई आ रहा है गेन उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। अगेन अगर कोई बिल्डर है, अगर कोई बिल्डर है वो एक हाउस को परचेज किया या उसे डेवलप किया, उसे उसने सेल किया, तो वो उसका बिजनेस इनकम है, ना कि उसका कैपिटल गेन है। ठीक है, कैपिटल गेन समझ गए, यहाँ पे क्लियरली हो गया। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या है? हाँ जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, बिजनेसेस, फ्रीलांसर और कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड इनकम अर्न बाय द प्रोफेशनल, इनकम अर्न बाय द प्रोफेशनल लाइक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, डॉक्टर्स, लॉयर हु हैव देयर ओन प्रैक्टिस, ट्यूशन टीचर्स आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ठीक है, तो इस हेड में कौन कौन आ रहा है? इस हेड में आप कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन रन करते हो, उससे जो आपने प्रॉफिट कमाया है, उससे जो आपने प्रॉफिट कमाया है, पैसा अर्न किया है, प्रॉफिट जो कमाया उसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो इस हेड में हम
जो टैक्स इन गवर्नमेंट को देंगे, यानी कि जो इनकम डिक्लेयर करेंगे गवर्नमेंट्स को, वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट है उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें कौन किस तरह की इनकम आती है, तो इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट, विनिंग इन लॉटरीज इज टैक्सेबल अंडर दिस वर्ड। यानी कि कोई जो भी इनकम इन 4 कैटेगरी में नहीं आएगी, तो सारा का सारा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। वॉइस अभी क्लियर है? सचिन, आपका मैसेज आया था, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, तो कोई भी इनकम जो हमारी इन कैटेगरी में फॉल नहीं करती है, वो हमारी कहलाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, सेविंग बैंक अकाउंट्स का इंटरेस्ट आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आ रहा है, विनिंग इन लॉटरीज, कोई गैम्बलिंग एक्टिविटी करी आपने, उससे आपने कोई इनकम अर्न किया है, वो सारा के सारा किस हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है, गिफ्ट टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ठीक है, यानी कि हम कोई ना ही सैलरी अर्न कर रहे हैं, ना ही हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आई है, ना ही कैपिटल गेन है, ना ही हमारा बिजनेस इनकम है, तो जो बच गया वो सारा क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आई होप यहां तक आपको लोग का क्लियर होगा। हाँ जी, हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। सब लगता है वहां है, और आज लगता है बिजी है अभी ऑफिस में। चलो क्लियर है, संजय कर रहा है, यस क्लियर है। चलो नेक्स्ट, तो हमने सोर्स ऑफ इनकम समझ लिए, टोटल सोर्स 5 है। ठीक है, जब भी हम अपनी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ना, तो इन्हीं 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि हमारी इन टोटल 5 हेड से कितनी की इनकम आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज कंपुटेशन ऑफ इनकम। ठीक है, व्हाट इज कंपुटेशन ऑफ इनकम, यानी कि जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम हमने डिफाइन कर लिया, सारे सोर्सेज के थ्रू हम देखेंगे कि हमारी कंपुटेशन हम प्रिपेयर करते हैं। तो कंपुटेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इनकम फ्रॉम ऑल द 5 हेड्स, जो भी हमने डिस्कस किया है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज। उसके बाद उसमें हम एग्जेम्पशंस जो होते हैं उसे लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल इनकम को हम अपने क्लब करते हैं, अपने एग्जेम्प्टेड इनकम को उसमें से हम माइनस कर देते हैं, डिडक्शंस जो अलाउड है उसे माइनस कर देते हैं, रिबेट जो अलाउड है उसे हम माइनस कर देते हैं, लॉसेस जो हमने प्रीवियस ईयर्स कैरी फॉरवर्ड किए हैं उसे सेट ऑफ कर लेते हैं, देन बन जाता है हमारा कंपुटेशन ऑफ इनकम। वही कहलाता है हमारा कंपुटेशन ऑफ इनकम। यानी कि कंपुटेशन ऑफ इनकम को प्रिपेयर करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करने हैं। पहले हमें अपने ईच हेड्स की इनकम को निकालना है, तो ईच हेड की, आप सैलरी से क्या पैसा आपने अर्न किया, हाउस प्रॉपर्टी से क्या पैसा अर्न किया, कैपिटल गेन से कितना कमाया आपने, उसके बाद आपने बिजनेस इनकम कितना कमाया और अदर इनकम कितना कमाया। टोटल इनकम को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। फिर उसमें से जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड इनकम, तो एग्रीकल्चर जो एग्जेम्प्टेड इनकम है उसको आपने माइनस कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शंस को आपने माइनस करें, जो आपका डिडक्शंस एलिजिबल है मिलने के लिए। फिर आपको जो रिबेट मिलना है वो रिबेट माइनस किया, अपने प्रीवियस जो इनकम आ गई उसमें से अपने प्रीवियस ईयर्स के लॉसेज अगर थे बिजनेस के, ठीक है, उसको सेट ऑफ किया। ठीक है, या हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज थे उनको सेट ऑफ किया।
फिर जो बच जाता है वो हमारा बन जाता है नेट टैक्सेबल इनकम, जिसपे हमें टैक्स देना होता है। आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम द टैक्स पेयर कैन कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो हम क्लासेस आगे लेंगे उसमें हम इन्हीं हेड्स के थ्रू अपने इनकम को पहले कैलकुलेट करेंगे और इसे पूरा देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या है इसके अंदर। टैक्स पेयर एंड द टैक्स स्लैब। ठीक है, टैक्स पेयर एंड द टैक्स स्लैब। ठीक है, ईच ऑफ दिस टैक्स पेयर, जो हमने पीछे टैक्स पेयर डिस्कस किए थे, जो टैक्स पेयर डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है, ये सारा ये टैक्स पेयर है। ठीक है, तो ईच ऑफ दिस टैक्स पेयर is taxed differently under the income tax law, while firm and Indian company have a fixed rate of tax calculated on their tax profit। तो फॉर्म एंड कंपनी को क्या लगता है, एक फिक्स रेट दे रखा है, वहां पे कोई उनको डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलनी। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का कुछ फायदा नहीं मिलना। ठीक है, वो क्या करेंगी, अपने फिक्स रेट पे जो प्रॉफिट अर्न किया है उस पे वो टैक्स को पे करेंगी। ठीक है, अपना कैलकुलेट करेंगी और पे करेंगी। The individual HUF, AOP and BOI taxpayer are taxed based on the income slab they fall under। आप लोगों को पता है इनकम टैक्स हर साल इनकम के स्लैब जनरेट करती है कि आप इस इनकम के अंदर आप इतना टैक्स दोगे, इस इनकम के अंदर इतना टैक्स दोगे, इस इनकम के अंदर इतना टैक्स दोगे, यानी कि हमारे इनकम के स्लैब है। ठीक है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं और उसे फिल करके पे करते हैं। The people income are grouped into blocked called tax bracket or tax slab। 0 to 2,50,000 is a tax bracket। 2,50,000 to 3 lakhs या 2,50,000 to 5 lakhs is a tax bracket। ठीक है, फिर उसके बाद 5 lakhs to 10 lakh, 10 lakh and above। तो जैसे जैसे हमारे इसे बोलते हैं हम टैक्स ब्रैकेट, यानी कि आपकी इनकम अगर 5 लाख में आ रही है, टोटल इनकम सपोज करो मेरी 5,50,000 है, तो मेरा टैक्स 3 टैक्स ब्रैकेट में मेरी इनकम कंप्यूट होगी। एक होगी 0 to 250 लाख, 0 से 2.5 लाख में, फिर 2.5 लाख से 5 लाख में मुझे देना पड़ेगा जो टैक्स स्लैब है, और फिर 5 लाख के ऊपर जो इनकम बच जाती है उस पे जो टैक्स स्लैब है उस पे मुझे उतना टैक्स निकालना पड़ेगा। यानी कि ईच टैक्स ब्रैकेट का मैं सेपरेटली टैक्स कैलकुलेट करूंगा एज पर देयर टैक्स रेट। ठीक है, ब्रैकेट का टैक्स रेट डिसाइड होता है, और फिर मैं टोटल टैक्स को ईच ब्रैकेट में जो हमने टैक्स कैलकुलेट किया है उसको मैं ऐड करके अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी को निकाल लूंगा। ठीक है, क्लियर है। तो एन ईच टैक्स स्लैब हैज ए डिफरेंट टैक्स रेट एट विच द इनकम इज चार्ज टू द टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब टैक्स रिजीम इन इनकम टैक्स क्या है। ठीक है, अब भाई 2021 से बड़ा सिंपल था, सिंपल एक ही स्कीम हर साल आती थी। इस टैक्स ब्रैकेट में इतना परसेंट टैक्स देना है, इस टैक्स ब्रैकेट में इतना परसेंट देना है, और इस टैक्स ब्रैकेट में इतना परसेंट देना है। कि 3 हमारे पास टैक्स ब्रैकेट थे, 0 to 25, 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर। बट 2001 के बाद एक नया टैक्स रिजीम आया, एक नया टैक्स रिजीम आया जिसको बोलते हैं टैक्स रिजीम। ठीक है, तो अब 2 टैक्स रिजीम हो गए हैं। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो ईच ऑफ दिस टैक्स पेयर इज टैक्स डिफरेंटली इन द इनकम टैक्स लॉ वाइल द, ये तो हमने देखा ही था अभी। ठीक है, तो टैक्स रिजीम में अगर हम बात करें तो 2 टैक्स रिजीम हमें दिए गए हैं। पहला टैक्स रिजीम दिया गया हमें, क्या दिया गया जी, पहला टैक्स रिजीम जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ओल्ड टैक्स रिजीम। और यहाँ पे जो इनकम टैक्स के स्लैब डिस्कस कर रहे हैं वो स्लैब डिस्कस कर रहे हैं जिनकी एज, इंडिविजुअल की एज 60 ईयर से बिलो है। ठीक है, तो इनकम रेंज अगेन इसे बोलते हैं हम टैक्स ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड टैक्स ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड टैक्स रेट, ब्रैकेट रेट, दिस इज कॉल्ड टैक्स ब्रैकेट रेट। तो टैक्स ब्रैकेट अप टू 2.5 लाख, अगर आपका टोटल नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है, 2.5 लाख के नीचे अगर आएगा, ठीक है, यानी कि आएगा, तो पहले ब्रैकेट में आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 2.5 लाख की इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट है 2.5 लाख टू 5 लाख, यानी कि आपकी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम जितनी भी इनकम होगी, कहां तक, 5 लाख रुपए तक,
वहां पे आपको उस ब्रैकेट में 5% टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम 4 लाख रुपए है नेट टैक्सेबल इनकम, तो मुझे ब्रैकेट 1 में 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 4 लाख तक यानी कि 1.5 लाख के इनकम के ऊपर मेरा 5% टैक्स जाएगा। यानी कि मैं कितना इनकम टैक्स पे करूंगा, 7,500 रुपए। 7,500 कैसे निकला, तो 4 लाख माइनस 2.5 लाख, ठीक है। तो 1.5 लाख के ऊपर मुझे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेरी इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख के नीचे है, ठीक है, तो फिर मुझे जितना इनकम मेरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर होगी और 10 लाख से नीचे होगी, उस पर मुझे 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरा टोटल इनकम सपोज करो 8 लाख रुपीज का है, ठीक है, 8 लाख का है, तो मैं 2.5 लाख तक तो 0 रुपए पे करूंगा, इस टैक्स ब्रैकेट में 0 पे करूंगा। 2.5 लाख से 5 लाख के ब्रैकेट में मैं 5% यानी कि 2.5 लाख का 5% 12,500 में यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। और 5 लाख से 8 लाख तक मैं कहा कितना हो गया, 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का 20% मैं निकालूंगा, जो कि होगा कितना, तो 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए यहाँ पे और 12,500 यहाँ पे, टोटल में कितना पे करूंगा, 72,500 रुपीज, ठीक है। प्लस सरचार्ज वो अलग रेट है, अलग चीज है, ठीक है। सेस सेस सॉरी, प्लस सेस वो एक अलग है, हिसाब किताब है। अगर मेरी इनकम 10 लाख से अबव है, ठीक है, तो मेरे पे ये तीनों चारों टैक्स ब्रैकेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। 2.5 लाख तक मुझे कुछ नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक मुझे 5% देना पड़ेगा, 5 लाख से 10 लाख तक मुझे टोटल कितना देना पड़ेगा, तो 12,500 यहाँ पे, प्लस 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक, यानी कि पूरे 5 लाख पे मुझे 20% यानी कि 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर 10 लाख तक कितना टैक्स बन गया, 1 लाख यहाँ और 12,500 यहाँ, टोटल बन गया 1,12,500। अब 10 लाख से ऊपर मेरी जितनी इनकम है, सपोज करो मेरी टोटल इनकम 13 लाख है, तो 13 लाख मतलब 10 लाख से ऊपर मुझे 3 लाख का इनकम एक्सीड कर रहा है, तो इस 3 लाख में मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 90,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, ये मुझे टोटल टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, प्लस सेस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने ईच टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट करोगे, और फिर ब्रैकेट में जितना भी टैक्स आया है उसे आप ऐड करके अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट। जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम है, जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम है, ठीक है, वो न्यू टैक्स रिजीम क्या कहता है, अब गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया जी, नया टैक्स रिजीम दिया है, 2021 से एक नया टैक्स रिजीम दिया। फाइनेंशियल ईयर अभी 22-23 की रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या एप्लीकेबल है मैं आपको बता दूं, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 फॉर द एज बिलो 60 ईयर्स अप टू 2.5 लाख नील, यानी कि 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, ठीक है। 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख का ब्रैकेट 15% का है, 10 लाख से 12.5 लाख का 20% का है, 12.5 लाख टू 15 लाख का 25% का है, और इनकम फ्रॉम अबव इनकम अबव 15 लाख 30% का टैक्स ब्रैकेट है, ठीक है। तो आप कहोगे सर सारे नया टैक्स रिजीम ही क्यों ना आप करें, ये पुराने वाले में तो बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है। पुराने वाले में तो हमें 5 से लेके 10 लाख तक के बीच में 20% टैक्स लग रहा है, और यहाँ तो 5 लाख से 7.5 लाख सिर्फ 10% लग रहा है, और 7.5 लाख से 10 लाख 15% का टैक्स लग रहा है ब्रैकेट में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टोटल इनकम कैलकुलेट होगी ये कम होगी। अगर मैं 5 लाख, टोटल मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2.5 लाख पे 25,000 का टैक्स देना पड़ेगा, और वापस के 2.5 लाख पे मुझे कितना देना पड़ेगा, तो 37,500 का टैक्स देना पड़ेगा।
तो मुझे टोटल टैक्स 1 लाख, जहाँ पे प्रीवियस रिजीम में मुझे 1 लाख देना पड़ रहा था 10 लाख पे, अब तो मेरा टैक्स सिर्फ कितना लग रहा है, तो 37,500 प्लस 25,000 का। तो हम न्यू टैक्स रिजीम ही क्यों ना ऑप्ट करें, बताओ जी। तो हम न्यू टैक्स रिजीम ही क्यों नहीं ऑप्ट करें, तो उसका एक लॉजिक है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब हमने अभी टैक्स की कंप्यूटेशन सीखी थी, यहाँ पे हमने बोला था कि टैक्स को जब की लायबिलिटी को जब हम कंप्यूट करते हैं तो उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, एग्जेम्पशन माइनस करते हैं, और साथ में डिडक्शन माइनस करते हैं, और रिबेट भी माइनस करते हैं, ठीक है। तीनों चीजें जब हम माइनस कर लेते हैं तो जो इनकम बचता है उस पर हम अपना टैक्स पे करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। यानी कि जो नेट टैक्सेबल इनकम है उसमें से जो मैंने सेविंग्स कर रखी है, मैंने कोई पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, मैंने एलआईसी की प्रीमियम पे कर रहा हूँ जो एटीसी के अंदर आता है, कोई मैं इंटरेस्ट पे अपना घर, सॉरी, कोई मैंने अपना एनएससी में लगा रखा है पैसा, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया हुआ है, सैलरी के अंदर मुझे एग्जम्पशंस मिलती हैं, ठीक है, डिडक्शंस मिलता है, ठीक है, तो वो सारा मुझे जब मैं लेता हूं तो मेरी इनकम कम हो जाती है, ठीक है। तो मैं वो वाला, वो तो मेरे को उसका क्या होगा, ठीक है, तो उसको उसका क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया तुम अगर नया टैक्स रिजीम ऑप्ट करोगे, ठीक है, तो जो आपने ये पीछे एग्जेम्पशन और डिडक्शंस क्लेम करते थे कैलकुलेशन के टाइम पे, नेट टैक्स लायबिलिटी के टाइम पे, वो हम आपको नहीं देंगे, वो हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। यानी कि आप अपनी टोटल इनकम को क्लब करना, ठीक है, ईच हेड की, ठीक है, और बस अपना लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेटअप करने देंगे आपको हम, ठीक है, और आपकी प्रीवियस बिजनेस लॉसेस को, ठीक है, बाकी हम आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं देंगे एक्सेप्ट कुछ उन्होंने अलाउ किया। तो व्हाट इज नॉट अवेलेबल इन न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस लाइक डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस आर नॉट अलाउड if the taxpayer opt for the new tax regime. However, the exemptions and the deductions available under new tax regime are as follows. Exceptions हैं, ठीक है, पहला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पहला क्या है जी, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, सबको नहीं, स्पेशली डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं, एबल्ड पर्सन, उसको देने हैं। कन्वेंस अलाउंस रिसीव टू मेट द कन्वेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अगर आपका कंपनी आपको इनकम दे रहा है, आपको आपकी सैलरी में ऐड करके कन्वेंस अलाउंस दे रहा है, और वो कन्वेंस अलाउंस आपकी कंपनी के काम में आपने यूज किया है, तो आपका वो डिडक्शन अलाउड होगा, ठीक है। एनी कंपनसेशन रिसीव टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर और ट्रांसफर, आपकी कंपनी ने आपको कोई भी इनकम दी है, कंपनसेशन दिया है, आप साथ मीटिंग करने जा रहे हो, ट्रैवलिंग पे जो खर्चा हो रहा है, टूर पे जो खर्चा हो रहा है, और ट्रांसफर पे, यानी कि एक एम्प्लॉय का इस स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर हो गया, एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफर हो गया, और उसने अपने पैसे पे क्या किया, ट्रांसफर का सारा खर्च बियर किया, उसने कंपनसेशन क्लेम किया, कंपनी ने उसको कंपनसेशन दिया है, तो वो हमारा इनकम नहीं है, वो एग्जेम्प्ट इनकम होगा, उसे हम माइनस कर लेंगे अपनी इनकम से, और वो पर्सन टैक्स रिजीम न्यू ऑप्ट कर सकता है। डेली अलाउंसेस रिसीव टू मीट द ऑर्डिनरी रेगुलर चार्जेस और एक्सपेंडिचर यू इनकर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज रेगुलर ऑफिस ऑफ ड्यूटी। तो बेसिकली ये तीनों चारों एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कि कंपनी सैलरी से रिलेटेड है, ठीक है, तो सैलरी पर्सन कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर करता है जो कि कंपनी के बिहाफ पे है, और उसको उस काम को करने के लिए वो खर्चा करना पड़ा, तो उससे जो इनकम रिसीव्ड हुई, यानी कि कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ, वो इनकम से माइनस हो जाएगा, ठीक है, और वो वही इनकम सिर्फ माइनस कर सकता है किसमें, न्यू टैक्स रिजीम में। तो कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं है, एटीसी की भी और एटीडी की भी, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्सेप्शन टू द इनकम टैक्स स्लैब, आपको सर ये क्या होता है, ठीक है, वन मस्ट बियर इन माइंड दैट, क्या हम सारे इनकम पे, हमने जो भी पीछे इनकम सारा इनकम कैलकुलेट किया, ये कि भैया ये जितने भी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, जो इनकम सैलरी हेड से, हाउस प्रॉपर्टी पे, कैपिटल गेन पे, बिजनेस इनकम पे, या फिर अदर सोर्सेज पे, उसका टोटल हमने निकाला, और यहाँ पे क्या हम वो टैक्स स्लैब लगा सकते हैं, ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स स्लैब, क्या सारे इनकम पे वैलिड है, नहीं, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक्सेप्शन टू द इनकम टैक्स स्लैब क्या है,
one must bear in mind that all income can be taxed on the slab basis. Not all income can be taxed on the slab basis. ठीक है, कैपिटल गेन इनकम इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल. ठीक है, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमारा टैक्स स्लैब नहीं लगता है. ठीक है, उसका टैक्स ब्रैकेट अलग है. ठीक है, उसका टैक्स ब्रैकेट जो है उस टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना कैपिटल गेन चार्ज करना है, लगाना है. यानी कि सिंपल सी बात है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अगर कोई इंडिविजुअल इनकम अर्न कर रहा है तो वो जो इनकम उनकी टोटल इनकम पे इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा, और जो कैपिटल गेन है वहां पे कैपिटल गेन टैक्स के अकॉर्डिंग लगेगा. ठीक है, वहां पे आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट या ब्रैकेट रेट नहीं आएगा. ठीक है, कैपिटल गेन आर टैक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द एसेट्स यू ओन एंड द हाउ लॉन्ग यू हैव इट इज. आप सबको पता होगा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है. ठीक है, और उनके दो रेट डिफाइंड है, 20% और 30%. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर एसेट्स, आपकी जो एसेट्स है वो क्लासिफाई होती है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, और उसी रेट के अकॉर्डिंग आप उस पर जो गेन आया है आपने कैलकुलेट किया है उस गेन पे आप उसका टैक्स चार्ज करोगे. वहां पे आपका 10%, 5%, 12%, 18%, 20% नहीं लगेगा. ठीक है, द होल्डिंग पीरियड वुड डिटरमाइन इफ द एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जो कि मैंने आपको बताया है. द होल्डिंग पीरियड टू डिटरमाइन नेचर ऑफ द एसेट्स आल्सो डिफर फ्रॉम द डिफरेंट एसेट्स. ठीक है, जरूरी नहीं है सारे एसेट्स के लिए होल्डिंग पीरियड सेम है. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को डिफाइन करने के लिए शेयर्स के लिए अलग है, प्रॉपर्टी के लिए अलग है. ठीक है, तो एसेट टू एसेट भी डिफर करता है आपका होल्डिंग पीरियड की वो एक शॉर्ट टर्म में आएगा या वो लॉन्ग टर्म में आएगा. ठीक है, अब इन सारे जो इनकम है उन इनकम के स्लैब इनकम टाइप ऑफ इनकम को देखते हुए गवर्नमेंट ने, और टाइप ऑफ पर्सन को देखते हुए, टाइप ऑफ टैक्स पेयर और टाइप ऑफ इनकम को देखते हुए गवर्नमेंट ने हमें अलग अलग फॉर्म नोटिफाई किए हैं कि भैया आपकी इनकम अगर इस टाइप की है तो आप ये वाला आईटीआर फाइल करो. आपकी इनकम के साथ आपकी ये वाली इनकम भी है तो आप ये वाला आईटीआर फाइल करोगे. आपकी इनकम अगर इस वाली कैटेगरी में आती है तो आप ये वाला आईटीआर फाइल करोगे. आपकी इनकम अगर इस टैक्स पेयर टाइप में आती है तो आप ये वाला इनकम टैक्स फाइल करोगे, रिटर्न फाइल करोगे. तो हमारे जो टैक्स के रिटर्न्स हैं वो कौन कौन से है उसको देखते हैं. तो टैक्स के रिटर्न, सबसे पहला जो रिटर्न है वो ITR-1 है. ITR-1 सुगम फॉर्म भी है. ठीक है, तो ITR-1 किसके लिए है? तो ITR-1 कौन फाइल करेगा? तो ITR-1 फाइल करेगा इंडिविजुअल पर्सन. सबसे पहले क्या है? इंडिविजुअल रेजिडेंट. ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस आपने पर्सन का डिफाइन किया है कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेजिडेंट है, और वो साथ साथ में इंडिविजुअल है. ठीक है, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, other sources, agriculture income less than 5,000 and with a total income up to 50 lakhs. ठीक है, वो रिटर्न्स कौन सी फाइल करेगा? तो ITR-1. ठीक है, तो ITR-1 में पहली क्राइटेरिया क्या है? द पर्सन शुड बी अ रेजिडेंट. पर्सन शुड बी अ रेजिडेंट. ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस आप डिफाइन करोगे, अगर वो रेजिडेंट में आता है तभी आप ITR फाइल कर सकते हो 1. ठीक है, अब उसमें कौन कौन सी इनकम वो ले सकता है? तो ITR-1 में इनकम फ्रॉम सैलरी, चाहे वो एक एम्प्लॉयमेंट से हो, चाहे उसने पूरे साल 3 कंपनियों में अपना एम्प्लॉयमेंट किया हो. ठीक है, तो इनकम फ्रॉम ऑल द कंपनी, सैलरी के रूप में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्लस इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी. अगर आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है देन यू विल नॉट फिल ITR-1. ठीक है, आप सैलरीड हो बट आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से आपकी रेंटल इनकम आ रही है देन यू विल फिल अदर ITR. ठीक है, तो आपके लिए नहीं है ITR-1, नहीं है, ITR फिर 2 होगा. ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. अदर सोर्सेस में कोई सा भी चलेगा. ठीक है, प्लस आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी कितनी? तो लेस देन 5,000. अब इन सबको मिला के अगर आपकी कंबाइंड टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाती है
तो फिर आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है। बरोबर। इनका आपका टोटल इनकम 50 लाख से नीचे आना चाहिए। बाकी 35 रुपये पण होता ठीक तो है, नाही आला. तो आपकी टोटल इनकम कितनी आनी चाहिए? 50 लाख से नीचे। ठीक है, तो आप आईटीआर फाइल करोगे, आईटीआर 1। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, इनकम फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखना 2 हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं आएगा। अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम, वो भी कितनी होनी चाहिए? 5,000 से नीचे। और कंबाइंड टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आईटीआर 1 फाइल करेगा। और कौन? इंडिविजुअल ओनली, और को भी कौन होना चाहिए? रेजिडेंट। सेकेंड है आईटीआर 2। आईटीआर 2, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ not having any business or profession under any proprietorship। अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रन कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपके लिए आईटीआर 2 नहीं है। ठीक है, आपके लिए आईटीआर 2 नहीं है। आईटीआर 2 किसके लिए होगा? जिनकी इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है, सैलरी इनकम। ठीक है, सैलरी है 50 लाख से ज्यादा एक्सीड करता है, या सैलरीड है, 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, 2 या 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम आ रही है। ठीक है, कैपिटल गेन आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में आईटीआर 2 फाइल करोगे। यानी कि इनकम के जो सोर्सेज है वो अलग अलग हेड में है, सैलरी में भी है, अदर सोर्सेज में भी है, कैपिटल गेन में भी है। ठीक है, या उनकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है, या वो। ठीक है, तो इनमें से जो भी एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आप आईटीआर 2 फाइल करोगे। ठीक है, फिर आईटीआर 3, इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस। प्रोप्राइटरी इंडिविजुअल बिजनेस को बोलते हैं, और प्रोफेशन, या तो आप बिजनेस का कैरी कर रहे हो, ठीक है, सेल परचेज कर रहे हो, या आप कोई प्रोफेशन कैरी कर रहे हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, कमीशन एजेंट, ये सब का फाइल करते हैं, तो आप प्रोफेशन में आते हो, तो अपना आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर 3 में बेसिकली हमारी अगर कोई सैलरी इनकम भी है किसी की, कोई कैपिटल गेन भी है, ठीक है, कोई अदर सोर्सेज भी है, ठीक है, वो सारा का सारा आप आईटीआर 3 में फाइल कर सकते हो। यानी कि आईटीआर 3 बेसिकली इंडिविजुअल का है, अगर उसकी इनकम बिजनेस की है तो वो आईटीआर 3 फाइल करेगा, या प्रोफेशन की है। ठीक है, अगर बिजनेस प्रोफेशन के साथ साथ वो उसकी इनकम सैलरी से भी है, उसकी इनकम अदर सोर्सेज की भी है, उसकी इनकम कैपिटल गेन की भी है, तो भी वो आईटीआर 3 फाइल करेगा। ठीक है, तो आईटीआर 3 के लिए कंडीशन क्या है? आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो मेजर इनकम है या अदर इनकम भी है, मतलब अदर लेसर इनकम भी है, अगर वो उसका सोर्स बिजनेस प्रोफेशन है तो आप आईटीआर 3 फाइल करोगे। ठीक है, आईटीआर 4 कौन फाइल करेगा? तो इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, यानी कि आपकी जो इनकम है उसको आप डिक्लेयर जो कर रहे हैं वो प्रेजेंटिव बेस पे कर रहे हो। उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप ना अकाउंट आपने नहीं बनाया, बिजनेस प्रोफेशन कैरी तो कर रहे हो लेकिन आपने अकाउंट नहीं बनाया, अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाया या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया। ठीक है, तो आपकी जो टर्नओवर है ना उसका एक ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, 8% या 6% गवर्नमेंट ने मिनिमम डिफाइड किया है कि उसका ग्रॉस अमाउंट आपकी टर्नओवर का 6% और 8% के अकॉर्डिंग। 6% वो इनकम जिसमें जो कि आपने अदर देन कैश मोड में ली है, ठीक है, वो आप ले लो, प्लस जो आपने सैलरी जो आपने सेल या टर्नओवर जो आपने कैश में किया उसका 8% लोगे। ठीक है, तो मिनिमम एक प्रेजेंटिव बनाया है उन्होंने कि इतना तो आपको बताना ही बताना है। 6% और 8%, इसके ऊपर आपकी इच्छा है, आप 10% बताओ, 20% बताओ, 30% बताओ। आप जो टर्नओवर बता रहे हो मुझे, उस टर्नओवर का एक परसेंटेज आपका हम क्या मान लेंगे? टोटल इनकम। ठीक है, फ्रॉम बिजनेस, टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसीलिए बोलते हैं प्रिजम्पटिव बिजनेस। ठीक है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हमने इतना टोटल इनकम, इतना परसेंटेज टोटल इनकम हमने अर्न किया है, लेकिन उसका प्रिजम्पशन का एक लिमिट है। हम 6% टू टर्नओवर का जो कि कैश अदर देन कैश मोड में आएगा, और या अदर देन और कैश मोड में 8%, उससे नीचे नहीं प्रिज्यूम कर सकते, उसके ऊपर ही प्रिज्यूम करना है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आते हैं हम ITR 5। ITR 5 किसके लिए है? तो जी पार्टनरशिप फॉर्म एंड LLP। ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है और कोई LLP है वो ITR 5 फाइल करेगी। ठीक है, कोई कंपनी है, ठीक है, तो ITR 6 फाइल करेगी। ठीक है, कोई कंपनी है तो ITR 6 फाइल करेगी, और कोई ट्रस्ट है तो वो ITR 7 फाइल करेगा। अब यहां देखना, ध्यान रखना, अगर आपके कोई सोसाइटी है, अगर आप कोई सोसाइटी है आपका, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी है, अगर आपने उसका 12A नहीं लिया हुआ तो आप उसका ITR 5 फाइल करते हो। ठीक है, समझ गए? तो उस केस में आपको उसका ITR 5 फाइल करना है, और वहां पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, उस प्रॉफिट पे टैक्स भी चार्ज होगा। कारण जातात का ते शाळेत? सॉरी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स फॉर्म, ठीक है, फाइलिंग योर ITR, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल क्लासेस ऑफ टैक्स पेयर बेरिंग फ्यू एक्सेप्शन। सबको इनकम टैक्स फाइल करना है, ऑनलाइन फाइल करना है। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस है। किसको एक्सेप्शन दिया है? टैक्स पेयर एज 80 एंड अबव नीड नॉट टू फाइल रिटर्न ऑनलाइन। ठीक है, 80 साल से जो ऊपर के पर्सन है, ठीक है, 80 साल से ऊपर के पर्सन है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टैक्स पेयर हैविंग इनकम लेस देन 5 लाख एंड नॉट क्लेमिंग अ रिफंड नीड नॉट टू फाइल रिटर्न ऑनलाइन। ठीक है, आपकी रिटर्न, आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से नीचे है, या फिर आप रिफंड क्लेम नहीं करना चाहते हो, ठीक है, और क्लेम आप रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन नहीं फाइल करो। फॉर द रेस्ट ऑनलाइन फाइलिंग इज मैंडेटरी। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है इनकम टैक्स में, जो कि जब हम इनकम टैक्स का काम करते हैं तो टर्मिनोलॉजी आती है। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो फाइनेंशियल ईयर इज ए 1 ईयर पीरियड दैट अ टैक्स पेयर यूज फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। इट इज द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड। इट इज द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड according to the income tax act. Such a period begins from the 1st April of a calendar year to 31st March of the next financial year. ठीक है, it is abbreviated as FY. For example, for the financial year starting from 1st April 2022 and ending at 31st March 2023, it can be written as FY 2022 hyphen 2023, यानी कि 23। तो फाइनेंशियल ईयर इज अ कैलेंडर ईयर इन विच यू अर्न योर इनकम। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है? द 1 ईयर पीरियड फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च स्टार्टिंग इमीडिएटली आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इज टर्म एज ए असेसमेंट ईयर। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं 22-23, तो असेसमेंट ईयर हमारा होगा 23-24। ठीक है, एक साल आगे होता है। क्यों ये असेसमेंट ईयर का नाम क्यों पड़ा, कि ये हम असेसमेंट ईयर 23-24 क्यों बन गया? क्योंकि हमारी इनकम भले ही फाइनेंशियल ईयर FY 22 की है, 22-23 की है, लेकिन उस इनकम को हम जो असेस कर रहे हैं लाइबिलिटी निकालने के लिए, वो हम फाइनेंशियल ईयर अपनी अगले साल यानी कि 23-24 में कर रहे हैं। अभी जो ईयर चल रहा है वो 23-24 चल रहा है। इसलिए चूंकि हम अपने इनकम को जिस ईयर में असेस करते हैं वो बनता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर हमारा हमेशा एक साल आगे होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की इनकम को करंट ईयर में असेस कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे होगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 होगा। दिस पीरियड इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर बिकॉज ऑल द टैक्स पेयर हैव टू एवल्यूएट देयर इनकम अर्न इन द फाइनेंशियल ईयर एंड पे द टैक्सेस इन दिस ईयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल for income earned during the FY 22-23, the assessment year will be 23-24। SSC, बड़ा नाम सुना हो, आपने सुना होगा SSC। तो SSC कौन होगा? तो SSC is the person or a group who assess his or her income and pay tax as per the Income Tax Act. SSC can be individual, a partnership firm, a company, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए ट्रस्ट ETC। ठीक है, तो SSC कोई भी हो सकता है,
रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ये मैंने आपको अभी आगे और अच्छे से बताना। रेजिडेंट इंडियन लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए टैक्स पेयर। इंडिविजुअल हु क्वालिफाई एज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट पे टैक्स ऑन देयर ग्लोबल इनकम, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। Whereas the those who qualify as a non-resident need to pay taxes only the income, Indian income। तो रेजिडेंशियल रेजिडेंट और दो तरीके के इंडिविजुअल होते हैं, एक होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इनकम टैक्स की पेमेंट तीन तरह की होती है। एक होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि हमने अपनी इनकम जब जनरेट की उसी समय जिस पर्सन ने मुझे वो इनकम दिया था उसने मेरा टैक्स काट लिया, ठीक है। जैसी मेरी इनकम जनरेट हो रही थी उस समय मेरा टैक्स डिडक्ट किया और उसे उसने डिपॉजिट किया, दिस इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फॉर स्पेसिफाइड पेमेंट, और ये सब पे नहीं होता, पेमेंट पे होता है। फॉर स्पेसिफाइड पेमेंट टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स बाय द पेयर व्हेन मेकिंग पेमेंट to the recipient of the income. The recipient of the income can claim the credit of the TDS amount by adjusting it with the final tax liability। यानी कि जो भी हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करते हैं ना, उसकी पेमेंट जो होती है वो तीन तरीके से होती है। एक, जो हमारा टीडीएस किसी ने काट रखा है वो जब डिपॉजिट करता है हमारे पैन के अगेंस्ट में, हम उससे सेटल करते हैं। दूसरा होता है एडवांस टैक्स। दूसरा क्या होता है? एडवांस टैक्स। The taxpayer must pay tax in advance when his estimated income tax liability for the year exceed 10,000. The government has specified due dates for the payment of advance tax installment। अगर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा एक्सीड करती है तो आपको अपना एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। उसका भी स्लैब है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपनी टैक्स की पेमेंट, जो टैक्स लायबिलिटी जो हम एसेस करते हैं उसकी पेमेंट पहले तो टीडीएस से करते हैं, फिर एडवांस टैक्स जो हमने डिपॉजिट किया है उससे करते हैं, फिर जो बच जाता है उससे हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जब हमने फाइनल जो सेल्फ असेस किया माइनस टोटल टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस माइनस एडवांस टैक्स पेड, जो बच गया दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इट इज द बैलेंस टैक्स दैट ए टैक्स पेयर It is a balance tax that a taxpayer has to pay on the assessed income. The self-assessment tax is calculated after reducing the advance tax and the TDS from the total income calculated on the assessed income. ठीक है। तो जब आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जब आएगी आपकी, तो नेट टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस माइनस कर लेना, उसके बाद एडवांस टैक्स माइनस कर लेना और फिर अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस कर लेना। जो बच जाएगा उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और जो बचा हुआ अमाउंट है वही आपको डिपॉजिट करना होता है थ्रू चालान, ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेरी है? दिस इज द एंड ऑफ इनकम टैक्स अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट।